Hello everyone and welcome to the next session of your CMA Final Risk Management। हमने प्रीवियस सेशन में CMA फाइनल के रिस्क मैनेजमेंट के अपने सिलेबस को शुरू किया था और फर्स्ट सेशन में एक पूरा ओवरव्यू दे दिया था आपको पूरे सिलेबस के बारे में। हमने एक एक मॉड्यूल वाइज डिस्कस किया था कि कौन कौन से मॉड्यूल में क्या क्या एरियाज है जो हम टच अपॉन करेंगे, कवर करने वाले हैं। नाउ मूविंग ऑन, आज के सेशन के अंदर हम नाउ कंटिन्यू करेंगे एंड मॉड्यूल 1 के अंदर एंटर कर रहे होंगे। हाँ जी, सीएमए फाइनल के हमारे रिस्क मैनेजमेंट के पेपर में आपका इलेक्टिव पेपर्स में 3 ऑप्शन है, जिनमें से रिस्क मैनेजमेंट RMBI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है जो हम कवर करने चाह रहे हैं। The ones who are watching us live on YouTube or recorded on YouTube, the ones who are watching us on YouTube, please don't forget to subscribe to the channel and like the video and share it with others, so anyone else who's taking up CMA final risk management as their elective paper will be definitely benefited with this video. So आइए अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फर्स्ट मॉड्यूल में बेसिक्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। अभी फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हमारा फोकस बैंकिंग या इंश्योरेंस पे नहीं होने वाला, बट हमारा फोकस रिस्क मैनेजमेंट पे होने वाला है। So the entire first session we are going to be focusing more on to discuss with you what is risk, what is risk management, क्या क्या टाइप्स ऑफ रिस्क हो सकते हैं, रिस्क में और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क होता है, ये सब हमारा डिस्कशंस होने वाला है। बहुत ही बेसिक लेवल के डिस्कशंस होंगे, बहुत ही इजी पीजी टॉपिक्स होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके साथ, हम खाली डिस्कस कर रहे हैं अभी आपके साथ कि रिस्क होता क्या है, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, ठीक है ना। रिस्क है तो ही रिटर्न आएगा बिजनेस में, और हम तो बिजनेस करते ही रिटर्न के लिए है, तो रिस्क तो होगा। बट व्हाट इज रिस्क? सोचो, आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज रिस्क? व्हाटएवर आंसर्स कमिंग इन योर माइंड नाउ, जस्ट टू गिव यू एन पर्सपेक्टिव, इज रिस्क इक्वल टू लॉस? हम शायद लास्ट सेशन में भी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे ये चीज को कि सर अगर रिस्क इक्वल टू लॉस होता तब तो फाइनेंस की दुनिया हाई रिस्क हाई लॉस बोलती, जबकि फाइनेंस बोलता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। सो रिस्क इज नॉट इक्वल टू लॉस, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लॉस हैपनिंग। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लॉस हैपनिंग, दैट्स गोइंग टू बी रिस्क। रिस्क होने के लिए 2 चीजें होती हैं। There is something going to be called as threat and there is something called vulnerability। एक एक वर्ड को सुनना है एंड समझना है। There is something called threat and there is something called vulnerability। So what is a threat and what is a vulnerability? बोला threat is any action, agent or event that can harm our systems, processes and assets। कोई भी वो चीज, कोई भी वो एजेंट, कोई भी वो एक्शन जिसके वजह से हमारे सिस्टम, प्रोसेस या हमारे एसेट्स को हार्म हो सकता है, दैट एक्शन, एजेंट और इवेंट विल बी कॉल्ड अ थ्रेट। वल्नरेबिलिटी मींस अ वीकनेस। वल्नरेबिलिटी मींस अ वीकनेस। इसे बड़े बड़े वर्ड आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, एकदम बेसिक लेवल से सीखते हैं हम लोग। तो सर लेट्स से अगर मैं अपने बिजनेस में कैश बॉक्स खुला रखता हूं, मैं रखता नहीं हूं, डोंट वरी, बट अगर मैं अपने बिजनेस में कैश बॉक्स खुला रखता हूं, ये क्या है? दिस इज अ वल्नरेबिलिटी, इट्स अ वीकनेस। लेकिन अगर मेरे चारों ओर सारे इंप्लॉइज इतने ट्रस्टवर्दी हैं कि किसी के भी मन में ऐसी इच्छाएं नहीं जाग रही जैसा आप सोच रहे हैं, तो क्या दिक्कत है सर? रामराज है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं चारों तरफ चोरों से घिरा हुआ हूं, लेकिन मैंने इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगाए हैं कि सर पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरी मर्जी के बिना, तो क्या दिक्कत है? आसपास ऐसे ऐसे लोग, ऐसे वैसे जाने कैसे, लेकिन फिर भी चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगाया है हमने। सो आइडियली अगर थ्रेट है ऐसे ऐसे लोग, लेकिन कोई वीकनेस नहीं है, तो वो थ्रेट होकर भी कुछ कर नहीं पाएगा।
अगर एक वीकनेस है वल्नरेबिलिटी, लेकिन कोई थ्रेट नहीं है, तो वीकनेस है तो है, लेकिन कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन जब एक थ्रेट होगा एंड एक वल्नरेबिलिटी होगा, तब हमारे लिए लॉस का प्रोबेबिलिटी होगा, चांसेस होगा, बिकॉज द थ्रेट विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी फॉर अस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इज रिस्क। और डिटेल्स में समझेंगे धीरे धीरे, पर बेसिक्स है डे 1 स्टेप 1 सुनते रहना। तो आइडियली अगर लेट्स से आपने बहुत, you have a very strong immune system, okay, let's say you have a very strong immune system, लेकिन if you are attacked by harmful bacteria and viruses, अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, so if you are attacked by harmful bacteria and viruses, लेकिन आपने सर आपने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई, बहुत काढ़ा पिया है, so let's say if you have a strong immune system and if you're attacked by harmful bacteria and viruses, you will not fall sick because agent है but कोई weakness नहीं है. On the contrary, if I have a weakness in my immunity, if I have a weak immune system and if I'm attacked by harmful bacteria and if I keep myself protected from harmful bacteria and viruses, I have a weakness in my immunity, but if I protect myself from harmful bacteria and viruses, I will still not fall sick. Why? Weakness है, लेकिन कोई एजेंट ही नहीं है जो उस वीकनेस तक पहुंच सके. लेकिन अगर मेरे इम्यूनिटी में एक वीकनेस हो और अगर मैं हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस से अटैक होता हूं, देन आई मे कैच कफ, कोल्ड, फ्लू एटसेट्रा. यानी आप अगर समझ रहे हो मेरे डिस्कशंस को, रिस्क के लिए दो चीजें होती है. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ थ्रेट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ वल्नरेबिलिटी. थ्रेट इज एनी एक्शन, एजेंट और इवेंट दैट कैन एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी. Vulnerability is a weakness in my systems, in my processes, in my business. Threat is an agent that can exploit that weakness, and the possibility of this entire thing happening is going to be called risk. Concept समझ में आ रहा है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग है. Risk is the possibility that a threat will be able to exploit a vulnerability, leading losses for the organization. Now we'll write a few things. I'll make you write. I'll make you draw diagrams as well. पहले डिस्कस कर रहे हैं. तो सर फिर तो बिजनेस में बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं. आज बिजनेस के लिए बैड डेब्ट्स का रिस्क हो सकता है, बिजनेस के लिए फायर का रिस्क हो सकता है, लोड शेडिंग का रिस्क हो सकता है, बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप के रिस्क हो सकते हैं. ठीक है ना? लेकिन 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 क्या बिजनेस के लिए हर रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट होता होगा? यस, ऑब्वियसली नो सर. बिजनेस के लिए सारा रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता. हर बिजनेस में कुछ रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ रिस्क कम इंपॉर्टेंट होंगे. सर ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिस्क कम इंपॉर्टेंट है? सो आइडियली जो रिस्क मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं क्या करूंगा? ज्यादा ध्यान दूंगा. सर ज्यादा ध्यान दूंगा यानी मैं उसके लिए ज्यादा कंट्रोल्स लगा रहा हूंगा. जो रिस्क मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है, जो रिस्क मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है, उस पे मैं कम रिस्क कंट्रोल्स लगा रहा हूंगा. आर यू विद मी? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? सो आइडियली मेरे बिजनेस में कौन सा रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है उस पे डिपेंड करेगा कि मैं कौन से रिस्क के लिए कितना कंट्रोल्स लगाऊंगा. सो सर हाउ डू आई डिसाइड कि कौन सा रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है? तो बोला ये डिपेंड करेगा दो पैरामीटर के ऊपर. कौन सा रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है ये डिपेंड करेगा दो पैरामीटर के ऊपर. सर क्या दो पैरामीटर? पहला बात तो रिस्क के मटीरियलाइज होने का चांसेस कितना. दूसरा अगर मटीरियलाइज किया तो लॉस कितना. वी मेजर इट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोजर. So what is probability? What is exposure? Probability is होने का chances कितना, exposure is अगर हुआ तो loss कितना. So हो सकता है कि कोई चीज का होने का probability is 1%, loss 10 करोड़. हो सकता है कोई चीज का होने का probability is 80%, हुआ तो loss 2000.
सो हम बोल रहे हैं हमें खाली प्रोबेबिलिटी भी नहीं देखना और खाली एक्सपोजर भी नहीं देखना, हमें प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर दोनों को देखकर, एक्सपोजर यानी कितना लॉस हो सकता है, हमें प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर दोनों को देखकर फिर डिसाइड करना होगा कौन सा रिस्क कितना इंपॉर्टेंट। जो रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए ज्यादा मेजर्स लगाएंगे, कंट्रोल्स लगाएंगे, जो रिस्क कम इंपॉर्टेंट उसके लिए कम मेजर्स एंड कंट्रोल्स लगा रहे होंगे। लेकिन उसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कौन सा रिस्क इज मोर इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट। देखो, आर यू गेटिंग दिस? सो आइडियली when we start our discussions about risk management, RMBI, our main focus firstly will be about what is risk. And to understand what is risk, there are few concepts that we need to understand. अगर आप अभी तक ध्यान से सुन रहे थे, हमने डिस्कस किया रिस्क डिपेंड करता है दो चीजों पे, थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी। दूसरा हमने डिस्कस किया कि रिस्क को मेजर करते हैं दो चीजों के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोजर। यहां तक समझ में आ रहा है? सो व्हेन वी एंटर इनटू द फर्स्ट मॉड्यूल, आइए आपके साथ फर्स्ट मॉड्यूल में चलते हैं। सो व्हेन वी एंटर सेक्शन ए, दैट्स रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग, और उसके अंदर भी व्हेन वी एंटर द फर्स्ट मॉड्यूल, सो दिस इज माय फर्स्ट मॉड्यूल जिसका मेन फोकस होता है 5 पार्ट्स है इसके अंदर। इन 5 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है जो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो। सो वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग विथ यू कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग। क्या होता है रिस्क, क्या होता है रिस्क के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये सीख रहे हैं। रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क होता है, यहां से आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे। एंड देन टाइप्स ऑफ रिस्क। Ideally, we will be focusing upon these 3 main aspects in the first half, and maybe towards the end we may touch upon the fourth part as well, which is about risk management concept and approaches. Otherwise, we are going to be focusing on the first 3 parts. But इनमें जाने के पहले what is risk is what we have been discussing. So पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। In your you should, okay, before we also continue and make the diagram, please make it a point, कुछ important instructions हैं अपनी classes के लिए। so हमारे classes में हम CMA के इंस्टीट्यूट बुक से ही classes कर रहे होंगे। सर हमारे पास तो अभी तक बुक्स भी नहीं आई हैं, हम नए बुक्स तो हमारे पास नहीं है, सर हम क्लासेस कैसे करें? CMA इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक अवेलेबल है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। एंड आइडियली कहीं से भी एक जेरोक्स प्रिंट करवा लो, वो स्पाइरल करके रेडी करके आपको दे देंगे, एंड द बुक विल बी इन योर हैंड्स विद इन 48 आवर्स, मे बी इवन अर्लियर। बट दैट इज हाउ यू कैन बी रेडी विद द बुक्स एंड रेडी विद द क्लासेस। अगर आपने बुक्स ऑलरेडी ऑर्डर कर रखी है, सो लेट्स होप दैट द बुक्स कम अर्ली एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द बुक्स, और मे बी द फर्स्ट कपल ऑफ क्लासेस यू मे कंटिन्यू विद द downloaded files and then later on copy the markings into your main book. When we do our classes, we will keep reading the CMA Institute का book, but not every line, because understand कि हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो सर 400 पन्ना लगेगा हमारे को। तो मैंने लास्ट डे बताया था आपको कि इफेक्टिवली हमारे लिए 250-300 पन्ना ही है, 450-420 पन्ना नहीं है। बट 250-300 पन्ने के भी इस बुक को हम पूरा लाइन टू लाइन नहीं रीड करने वाले। सो वी विल बी रीडिंग द रेलेवेंट लाइन्स, वी विल अंडरलाइन एंड मार्क रेलेवेंट पार्ट्स इन द CMA इंस्टीट्यूट बुक, दैट्स हाउ वी विल डू। उसके साथ साथ में कुछ कुछ चीजें जो मुझे रेलेवेंट लगेगी मैं आपको लिखवाऊंगा भी। सो यू विल गेट अ बिट ऑफ डिक्टेशन फ्रॉम मी एज वेल, क्योंकि क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझो, आपके लिए ये रिस्क मैनेजमेंट पहला बार आ रहा है, यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड अबाउट दिस। सो कई बार हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, दे ड्रॉप अ वर्ड ऐसे ही, एवं, यू नो, एवं वाला। सो वो एवं वाला एक वर्ड ड्रॉप कर देगा। अब मैं उस वर्ड को आपको समझा दिया, आप बोले हाँ सर समझ गए, ठीक है, वेरी गुड। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप वापस पढ़ने बैठो या रिवाइज करने पहले बैठे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, या 1.5 दिन में रिवाइज कर रहे हो, अब वो वर्ड का मतलब याद नहीं आ रहा, प्रॉब्लम्स। सो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स वगैरह के लिए कुछ कपल ऑफ लाइंस अपने कॉपी में लिख लेते हैं। यू शुड मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर योर CMA
final risk management paper, because ideally make a thin copy. I will have some notes, some write-ups to make you write. There are some questions, numericals that we will solve, and we will have concepts also जो हमारे को थोड़ा सा कई बार लॉन्ग राइटअप्स वगैरह भी होगा जो हम कॉपी में लिखेंगे, तो आधा कॉपी के आसपास भर जाएगा, बाकी आधा विल बी नॉर्मल लॉस. You understand normal loss, but please make it a point that you have a separate copy for your entire discussions. Also, please make it a point that when we do our classes, when you attend and when you start the next session, make it a point that before starting the next session, you have at least taken about 10-15 minutes to revise the last session. तो मैं हर एक सेशन के स्टार्टिंग में पुराने सेशन को रिवाइज करवाऊंगा. सो इन माय नेक्स्ट सेशन यू विल सी मी रिवाइजिंग, बट मैं जो रिवीजन करवाऊंगा उसके पहले अगर आपने खुद का रिवीजन कर रखा होगा तो आप रिकॉल कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. हमारे लिए ये प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है विथ न्यूमेरिकल्स. इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट बट विथ न्यूमेरिकल्स. तो अपने लिए न्यूमेरिकल्स का वेटेज कम है. मैंने फर्स्ट सेशन में ही आपको बताया था न्यूमेरिकल्स आता है सिलेबस, मतलब आ सकता है, आता है तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकते बिकॉज फर्स्ट टाइम है, बट आ सकता है. उससे भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स का वेटेज कम है अपने लिए. इट्स गोना बी मोर वेटेड इनटू थ्योरी. नाउ आइडियली थ्योरी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 2 बार 3 बार साथ साथ में रिवाइज करोगे ना तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, अपने आप कॉन्सेप्चुअल रिटेंशन भी हो रहा होगा. तो वो रिटेंशंस भी बेटर होगा, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगा अगर रिविजन्स बेटर होगा. अब अलग से रिवीजन आपको 4 बार नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 बार घर पे करना है. मैं क्लास में जो डिस्कस करूंगा, क्लास के एंड में एक शॉर्ट रिवीजन्स करेंगे, अगले सेशन के स्टार्ट में रिवीजन करेंगे, आप खुद से रिवाइज करोगे. 2-3 बार रिवीजन तो क्लास में हो जाएगा. एंड कुछ नहीं, क्लास करते करते अपने आप, ठीक है ना, होते होते हो जाएगा, मतलब याद, ठीक है ना. सो आइडियली अगर आप थोड़ा सा एफर्ट खाली दे रहे हो कि इन बिटवीन क्लासेस, बिटवीन ईच ऑफ द सेशंस आप 15-20 मिनट दो रिवाइज करने को, तो अपने आप ये 2-3 बार रिवाइज होगा, अपने आप याद भी रह जाएगा. डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ लर्निंग थिंग्स, आप टेक स्ट्रेस ऑफ रिवाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. दैट्स इंपॉर्टेंट. ये 250-300 पन्ने की किताब को आप रट के याद करके बुक में एग्जाम में नहीं लिख सकते, वो पॉसिबल नहीं है. आप ये कर सकते हो कि अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो आप उसको लिख पाएंगे. बाकी once we finish certain amount of modules, we will also take a couple of mock tests for you. So we will also plan that out so that you can obviously test and assess yourself कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. But इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप समझो, क्योंकि याद करके रट के इस पेपर को हैंडल करना और चैलेंजिंग हो जाएगा. तो हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे. मेरी क्लासेस 2 अलग अलग मोड में होगी. जैसे अभी तक आप नोटिस कर रहे होंगे हमने सिर्फ डिस्कशंस किया है पिछले 15-20 मिनट में, और डिस्कशन मोड में हम चीजों को डिस्कस करते जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं है. तो ऑब्वियसली मैं आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाता, लेकिन विद इन द सिलेबस आपको चीजों को और बेहतर समझाने के लिए जितना डिस्कशन का जरूरत होगा हम करेंगे. लेकिन हमारा डिस्कशन मोड इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. लेकिन जब हम रीड एंड राइट मोड में आते हैं तो हमारा रीड एंड राइट मोड इज प्योरली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड. तो हम जब रीड एंड राइट मोड में होंगे तो हम सिर्फ इतना इंश्योर कर रहे होंगे कि हम वहां से जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो उसके लिए मुझे जितना जानने का जरूरत हो उतना मुझे आता है. So when we revise, our objective will be when we discuss in our classes, our objective will be first is understandability and then exam oriented. but दोनों चीज कवर करेंगे. तो अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ में जाके समझेंगे और फिर सर एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है वो बता दो. तो हर एक टॉपिक से एग्जाम ओरिएंटेड जितना जितना अपने को रीड एंड राइट करने का जरूरत होगा उतना ही रीड एंड राइट करेंगे. तो पहला डिस्कशन मोड होगा, दूसरा रीड एंड राइट मोड होगा. रीड एंड राइट मोड एज द नेम विल टेल यू इज जहां हम सिर्फ बुक्स में रीड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे एंड साथ साथ में डिस्कस करेंगे जो कुछ वर्ड्स हमें मिल रहा होगा. ओके, तो सबसे पहले हमने रिस्क वर्ड को डिस्कस किया है आपके साथ. ओके, इस रिस्क वर्ड से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशंस जो किया है उसको नोट करते हैं. सो आइडियली यू शुड हैव अ कॉपी विथ यू. अगर नहीं है तो पॉज कर दीजिएगा मुझे, यू हैव दैट ऑप्शन, ठीक है ना. सो प्लीज गेट अ कॉपी, गेट होल्ड ऑफ अ कॉपी फॉर योर सेल्फ.
कॉपी में कुछ डायग्राम बनाएंगे, तो जिनके पास कॉपी है फ्रेश पेज शुरू हो जाते हैं हम लोग। आ जाइए फ्रेश पेज, गिव अ हेडिंग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स मॉड्यूल 1 फॉर अस। उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 विल बी concept of risk, that is what we are discussing, that's what the first part of the chapter is about, and that is what we have been discussing, concept of risk। बीच में 5-7 मिनट आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि हमारी क्लासेस के बारे में, इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता रहे क्या होने वाला है क्लास में, किस तरह पढ़ने वाले हैं हम, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस जरूरी है ताकि क्लैरिटी रहे। आ जाओ, फर्स्ट हेडिंग लिखना कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे वहां पे। See, so a vulnerability leads to an attack. Vulnerability is the weakness, and the vulnerability leads to attack. The attack is through a threat, and the attack finally leads to exposures, that is losses for us. This is not classes, huh? This is losses. So the exposure leads to losses for us, and the entire probability of this diagram happening, that's going to be risk for us. Okay, diagram को copy कर लो, give you a minute. Okay, so now we'll write a little bit about each of these terms. So हमने हेडिंग लिखा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, उसके नीचे डायग्राम बना रहे हैं, अब उसके नीचे कुछ कुछ टर्म्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 थ्रेट, सबसे पहले लिख लो पॉइंट नंबर 1 वल्नरेबिलिटी। Vulnerability is a weakness. Vulnerability is a weakness in the assets. Vulnerability is a weakness in the assets, systems and processes Vulnerability is a weakness in the assets, systems and processes of a business. That can be exploited by a threat. It's a weakness in the systems, processes, assets of the organization that can be exploited by a threat. That can be exploited by a threat.
full stop. Next line, point number 2, threat. A threat is any action, agent or event. A threat is any action, agent or event that can exploit the vulnerability, and harm the organization. That can exploit the vulnerability and harm the organization. Full stop. This exploitation of the vulnerability by the threat, this exploitation of the vulnerability by the threat is called attack. Next line, point number 3. Exposure is the losses that the business may face. Exposure is the losses that the business may face if the risk materializes. Exposure is the losses that the business may face if the risk materializes. Exposure is the losses that the business may face if the risk materializes. Full stop. Next line. Risk, point number 4. Risk, point number 4. Risk is the possibility or the probability that a threat will be able to risk is the possibility or the probability that a threat will be able to exploit a vulnerability leading to losses for the business. समझ में आना? The possibility or the probability that a threat will be able to exploit a vulnerability leading to losses for the organization. The possibility of that happening is risk. Are we clearly getting the terminologies? Vulnerability क्या होता है, exposure क्या होता है, threat क्या होता है, risk क्या होता है. Now what is risk management? I'll make you write that also, but थोड़ा देर बाद, ठीक है ना, आगे चल के आएगा वो. अभी हमारा फोकस है रिस्क पे. जब हम रिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे तब इसका बात करेंगे, लिखेंगे. सो हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं रिस्क होता क्या है. एक अच्छा खासा ओवरव्यू दिया है आपके लिए कि रिस्क इज नॉट जस्ट लॉस, रिस्क इज द चांसेस ऑफ लॉस हैपनिंग. लेकिन अगर रिस्क में लॉस का चांसेस होगा तो साथ साथ में कॉम्पेंसेट करने के लिए बिजनेस रिटर्न भी हायर चाह रहा होगा. तो इसीलिए जिस एसेट से में रिस्क कम होगा उसमें से रिटर्न भी कम आ रहा होगा. That's how the RE will be lower. The people who understand the CAPM model, accordingly the RE will be lower because the beta will be lower, the risk will be lower. Now we will now start with our basic discussions about what is risk, and then we will move further ahead. We're done with the diagram part, so we're now moving ahead. Please एक एक करके. सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट्स, इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं. नाउ
We have a lot of lines here, but we will obviously read the relevant lines, underline a few words, keep paying attention. Risk management in banks has substantially changed over the past 10 years. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए. सो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 एक मेजर टर्मोइल पॉइंट था दुनिया के लिए. 2008 के क्राइसिस के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा. अगर नहीं सुना है तो आगे फाइनेंशियल रिस्क में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 2008 के क्राइसिस को. बट एक बहुत मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 का. उसके बाद कई सारे और ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबली स्प्रेड किया. ओके. And the fines that were levied triggered a wave of change in risk functions. Okay, आगे आइएगा. In 2007, no one would have thought that risk functions could have changed as much as they have in the last 13 years. And the next decade will be no less. So, हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे, बुक अपने को ये बोल रहा है कि 2008 वाला क्राइसिस जिसका मैं मेंशन कर रहा हूं आपको, वहां यूएस में ये क्राइसिस हुआ था और यूएस में शुरू हुआ था बट वो पूरे ग्लोब में स्प्रेड कर गया था. और उसके पहले 2007 तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा और उसके वजह से इतना बिजनेसेस पे रिस्क आ जाएगा, लेकिन वो हुआ. तो उसके वजह से और उसके बाद लोगों ने ये रियलाइज किया कि सर हमें तो रिस्क को और ध्यान से देखने का जरूरत है और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगाने का जरूरत है और ध्यान देने का जरूरत है ताकि ऐसा मेरे बिजनेस में दोबारा ना हो. तो वो 2007 में लोगों ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा. 15 साल वहां से अभी तक में रिस्क बहुत मैसिवली बदला. लेकिन ये जो बदला, ये आने वाले 10 साल में इससे ज्यादा ही रिस्क में चेंजेस आएगा, रिस्क मैनेजमेंट के तरीकों में चेंजेस आएगा, ऐसा बुक हमें बोलना चाह रहा है. In future, risk functions in banks will likely need to be fundamentally different from what they are today. The next 10 years may lead to transformation more than the last decade. देखो ये बोलना चाह रहे हैं कि पिछले 10 साल में रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट में जो बदलाव आए हैं उससे कहीं ज्यादा बदलाव आने वाले समय में आएगा. Why? Because moving forward we understand that the banking businesses are getting revolutionized. The banking business is getting to a large extent automated, tech based. टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसके वजह से नए नए रिस्क आएंगे, उसके वजह से नए नए बिजनेस के लिए इश्यूज क्रिएट होंगे और अकॉर्डिंगली नए नए कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करना पड़ेगा. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली पिछले 10 साल में हर बैंक धीरे धीरे टेक बेस्ड हुआ है और आने वाले 10 साल में तो और मैसिवली ट्रांसफॉर्म होना है. आप नोटिस करो ना, आज के ज़माने में हर बड़ा बड़ा बैंक धीरे धीरे आपको घर बैठ के बैंक अकाउंट ओपन करने की सुविधा दे रहा है. हर चीज़ों को आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से कर पाओगे, ये सुविधाएं दे रहा है. सो धीरे धीरे किस तरह आपके बैंक के ब्रांच को विजिट करने की ज़रूरतों को कम किया जा रहा है, ये ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले समय में और मैसिवली होगा. इसके वजह से रिस्क और रिस्क मैनेज करने के तरीके भी मैसिवली चेंज होंगे, ऐसा बुक बोल रहा है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. Regulations will continue to broaden and deepen as public sentiment becomes less and less tolerant of any appearance of preventable errors and inappropriate business practices. बोला लॉज भी धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, स्ट्रिंजेंट होते जाएंगे, जहां कोई भी छोटा सा भी अगर कोई फ्रॉड या मिस रिपोर्टिंग या इनएप्रोप्रिएट एक्शंस होगा तो उसका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइन्स, पेनल्टीज, एक्शंस लिया जा रहा होगा. कि अगर ऐसा कोई भी प्रिवेंटेबल एरर्स है जिसको रोका जा सकता था और बैंक ने नहीं रोका तो उसके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक के ऊपर पेनल्टीज वगैरह लग रहा होगा. Customers' expectations of banking services will rise and change as technology emerge and evolve. धीरे धीरे जैसे बैंक के लिए टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, चेंज हो रहा है, कस्टमर का भी एक्सपेक्टेशंस बदलता जा रहा है. सो गॉन आर द डेज वेयर द कस्टमर्स वुड लाइन अप फॉर आवर्स एट द बैंक फॉर डिपॉजिट ऑफ कैश, विड्रॉवल एंड इवन टू नो द बैंक बैलेंसेस. Sometimes gone are those generations. Today everything is available on your banking, on your fingertips. Risk function will also have to cope with the evolution of newer types of risk.
तो नए नए टेक्नोलॉजी के साथ नए नए रिस्क आएंगे और उसको भी हमें कवर करना पड़ेगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। ओके, आगे आइएगा। In the future, it is likely to have broader responsibilities to be very engaged at the strategic level. किसके लिए बोल रहे हैं? रिस्क फंक्शन के लिए बोल रहे हैं। And to have much stronger collaborative relationship with other parts of the bank. मतलब सुनना, बोला पहले लोगों को लगता था कि रिस्क मैनेजमेंट हाँ ठीक है, करने का जरूरत है, कर लेंगे, हाँ ठीक है, एक बंदे को बैठा दिया वो कर लेगा। अब लोगों को ये रियलाइज हो रहा है, खास करके बैंक्स वगैरह में, कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट नाउ इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर। स्ट्रैटेजिक पार्टनर यानी जो बैंक के मेन स्ट्रैटेजीज वगैरह को बनाने में भी इन्वॉल्व होगा, पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ओके, बोला its talent pool will have experienced a massive shift in expertise towards better analytics and away from operational processes. So अब risk management में ज़्यादा analytics होगा rather than operational processes, because operational processes को automate किया जा सकेगा। Most of the latter are expected to be automated. हम ये बोल रहे हैं आने वाले समय में काम हम टेक्नोलॉजी से करवा रहे होंगे। टेक्नोलॉजी सही सही काम कर रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो, हमें सिर्फ एनालिसिस करना होगा, हमें वो काम अब नहीं करना होगा। सो आवर रोल फ्रॉम doing the operational processes will be about analyzing the systems that are doing the operational processes. That is how data analytics, ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा कई बार आईटी की दुनिया में। व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? सिंपल भाषा में समझिएगा, डेटा को एनालाइज करना। एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स एकदम प्योर सिंपल भाषा में, इट्स अबाउट एनालाइजिंग द डेटा। सो मूविंग फॉरवर्ड जब ये सिस्टम्स काम करेंगे तो बहुत सारा डेटा जनरेट करेंगे, और जब ये सिस्टम्स बहुत सारा डेटा जनरेट करेंगे तो हम उन्हें एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके इंश्योर करेंगे कि वो सिस्टम सही सही काम कर रहे हैं कि नहीं। दैट्स व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी वंस दे कम इनटू एक्शन। आईटी एंड डेटा will be more sophisticated, often using big data. Big data is a concept where you have huge amount of data kept together, very large collection of data that normal DBMS software cannot handle. बहुत सारा डेटा को अगर एक साथ स्टोर करके मैनेज कर रहे होंगे, that's going to be big data concepts. Okay, if banks want their risk functions to thrive during this period of transformation जो आने वाले समय में आएगा, they need to rebuild during the next decade. तो ये बुक अपने को बोलना चाह रहा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, और बैंक को अगर सरवाइव करना है तो उसको इस रिस्क को अच्छे से मैनेज करना होगा, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। Such initiatives can be in the form of digitizing the processes, use of machine learning techniques. Machine learning is basically an advanced form of artificial intelligence. तो काम को अंडरराइटिंग वगैरह जैसे इन सब काम को डिजिटाइज करना, यानी सिंपल भाषा में ऑटोमेट कर देने का बात करेंगे। मशीन लर्निंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज करेंगे। ओके, मूविंग ऑन, आगे आइएगा। इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग और मिटिगेटिंग द रिस्क। इट स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन and evaluation of risk, followed by the use of resources to monitor and minimize the same. बहुत सिंपल भाषा में अच्छे से समझाया है। What is risk management? कि सर रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क को मैनेज करना है यानी सर सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बिजनेस में कौन कौन सा रिस्क एप्लीकेबल है। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। एक कंपनी में हो सकता है एक बिजनेस पे 5 रिस्क एप्लीकेबल हो, 10 रिस्क एप्लीकेबल हो, 20 रिस्क एप्लीकेबल हो, 50 रिस्क एप्लीकेबल हो। मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बिजनेस में कौन कौन सा रिस्क एप्लीकेबल है। उसके बाद एनालाइज करेंगे, क्योंकि हर एक रिस्क तो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो उसको इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन सा रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर सूटेबल कंट्रोल्स लगा के इंश्योर करेंगे दैट द रिस्क इज रिड्यूस्ड, मैनेज्ड विद इन एक्सेप्टेबल लेवल्स।
जैसे अगर चोरी का चांसेस आपको हाई लग रहा है तो आप क्या करेंगे, गेट पे सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे, ताला लगा देंगे, सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, कंट्रोल्स लगाएंगे टू इंश्योर दैट द रिस्क इज रिड्यूस्ड। वी आर यूजिंग द वर्ड रिड्यूस। ऐसा थोड़ी ना कि आपने गेट पे ताला लगा दिया, सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया तो चोरी नहीं होगा, पर चांसेस कम हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? So by using suitable controls, by using suitable measures, we will reduce the risk to an acceptable level. रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा, आपका एक टॉलरेबल रिस्क लेवल होगा, टॉलरेबल रिस्क लेवल, रिस्क एपेटाइट होगा, यानी कितना रिस्क आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, टॉलरेबल रिस्क लेवल बोलेंगे इसको हम, या रिस्क एपेटाइट बोलेंगे इसको हम। तो हर एक बिजनेस का एक टॉलरेबल रिस्क लेवल होगा या रिस्क एपेटाइट होगा कि हम कितना रिस्क एक्सेप्ट करने को तैयार, और फिर एक्चुअल रिस्क को मेजर करके उस पर कंट्रोल्स लगा के उसको कम करेंगे और टॉलरेबल के अंदर लेकर आएंगे। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। Risk management is about setting a tolerable risk level, measuring the actual risk level, and taking steps to reduce the actual risk levels within the risk appetite. कोई भी मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग अ प्लान। बचपन से मैनेजमेंट सीखा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सिंपल भाषा सर, मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये तो बचपन से सीखा है। सो simple bhasha, can I say management is about making a plan, implementing the plan, and then controlling to see if the plan is working properly. Plan को बनाना है, plan को implement करना है, and controlling to see if the plan is working properly, and if there are deviations we take corrective actions, and if there are deviations we take corrective actions. Plan को बनाना है, implement करना है, and controlling to see if the plan is working properly. रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा, टॉलरेबल लेवल को सेट करके एक्चुअल रिस्क लेवल्स को मेजर करेंगे, ये एक्चुअल को टॉलरेबल में रिड्यूस करना है, इसका लिए प्लान बनाएंगे, प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे और इंश्योर करेंगे दैट द एक्चुअल रिस्क इज विद इन माय टॉलरेबल रिस्क। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मेन डेफिनेशन बुक में आ रहा है इसलिए अपने भी डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? इट्स अबाउट इंश्योरिंग दैट द रिस्क ऑन द बिजनेस, पूरा रिस्क एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि अगर सारा रिस्क एलिमिनेट कर दिया तो बिजनेस का रिस्क रिटर्न भी कम हो जाएगा। तो रिस्क लेंगे, लेकिन उतना ही रिस्क लेंगे जितना रिस्क बिजनेस एक्सेप्ट करने को तैयार है। वो रिस्क कितना होगा ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, जितना आपका एपेटाइट आप उतना रिस्क ले रहे होंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप कंट्रोल्स मेजर्स लगा रहे होंगे। सो रिस्क मैनेजमेंट, चाहो तो लिख लो ना, लिख लेते हैं कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 तक लिखा था आपने, पॉइंट नंबर 5 लिख लो। रिस्क मैनेजमेंट लिखना। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ risk management is the process of identifying the risk, identifying the risks applicable on an organization, identifying the risks applicable on an organization, comma, analyzing and assessing the risks, identifying the risks applicable on an organization, comma, analyzing and assessing the risks, and taking steps to manage and reduce the risk to manage and reduce the risk to acceptable levels, reduce the risk to acceptable levels, and to maintain it at that level.
and to maintain it at that level. Full stop. It's about setting a risk appetite, it's about setting a risk appetite, comma, measuring the actual risk levels, measuring the actual risk levels, taking steps to reduce the actual risk levels within the risk appetite, taking steps to reduce the actual risk levels within the risk appetite, to reduce the actual risk levels within the risk appetite and to maintain it at that level, and to maintain it at that level. And to maintain it at that level. Okay, आगे आते हैं. So what is risk management sufficiently डिस्कस कर लिया है, ड्रॉ कर लिया, डायग्राम लिखवा भी लिया है हम लोगों ने, ठीक है ना. अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. रिस्क जनरली रिजल्ट्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी सोच रहे होंगे, हाँ सर इतना धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो कैसे खत्म होगा. टेंशन नहीं लेने का. ऑब्वियसली जहां कॉन्सेप्ट आएगा रुकेंगे, जहां कॉन्सेप्ट नहीं आएगा रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा. अचानक से कई बार 5, 7, 10 पन्ना आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में. सर इतना भगा देंगे, नहीं. वी विल बैलेंस इट आउट जितना जरूरत होगा. ओके. रिस्क जनरली रिजल्ट्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी. In organizations, this risk can come from uncertainty in the marketplace, failure of projects, natural disasters, etc. रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है ये नेक्स्ट यूनिट में है, तो मैं भी नहीं जा रहा हूं उसके अंदर. Ideally, in risk management, a risk prioritization is followed, in which those risks that pose the threat of great loss and have a great probability of occurrence are dealt with first. रिस्क को 2 चीजों के बेसिस पे एनालाइज करते हैं. लिख लो ना एक लाइन, ये कॉपी में ही लिख लेना या बुक में लिख लो कहीं भी. जस्ट राइट 2 लाइन्स. रिस्क इज एनालाइज्ड एंड असेस्ड. Risk is analyzed and assessed on the basis of A, probability of occurrence, B, exposure/losses, that the business will face. Exposure/losses that the business will face if the risk materializes. Exposure/losses that the business will face if the risk materializes. होने का चांसेस कितना हुआ तो लॉस कितना. सिंपल भाषा. रिस्क को 2 चीज के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर. दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखा जाएगा. सो बुक ने यहां पे वही चीज किया, लाइकलीहुड यानी प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट यानी एक्सपोजर. तो बोला अगर किसी का एक्सपोजर सिग्निफिकेंट है, मॉडरेट है या माइनर है,
ऑब्वियसली सर सिग्निफिकेंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, माइनर वाला कम इंपॉर्टेंट होगा। किसी का लाइक्लीहुड लो है, मीडियम है या हाई है। तो अगर एक्सपोजर भी माइनर है और लाइक्लीहुड भी लो है तो सर इग्नोर कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कर लो, रहने दो सर, ठीक है ना, इतना सा रिस्क तो ले लेंगे। और अगर इंपैक्ट सिग्निफिकेंट है और लाइक्लीहुड भी हाई है तो उसके लिए एक्सटेंसिव रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। तो बोला ये मैट्रिक्स अपने को एक रफ आइडिया दे रहा है कि कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से रिस्क पे कितना ध्यान देना है। तो सब प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर के बेसिस पे। प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर में खाली एक नहीं देखना है, हमें दोनों देखना है और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिस्क मोर इंपॉर्टेंट, कौन सा रिस्क कम इंपॉर्टेंट, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। ओके, the above chart can be used to strategize in various situations. The two factors that govern the actions is probability and impact. देखो होने का chances कितना हुआ तो loss कितना। For example, if a condition where the impact is minor and the probability is low, it is better to accept the risk. In a condition where the impact is high and the likelihood is also high, extensive management is required. देखो सेम चीज जो डिस्कस कर रहे थे, खाली रीड करें, ठीक है ना। दिस हाउ वी डिस्कस एंड देन वी रीड। सो आइडियली प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट दोनों देखना है, दोनों कम कम है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क एक्सेप्ट कर लेंगे, चलने देंगे। अगर दोनों हाई है तो बहुत डेंजरस है अपने लिए, तो आइडियली उसको एक्सटेंसिवली बहुत डिटेल्स में अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करेंगे उसका। Apart from this, typically most organizations follow a risk management cycle like this, जहां सबसे पहले स्टेप 1 यहां से शुरू होगा। पहले रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस करोगे, आइडेंटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। तो अब सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस करोगे, फिर इवैल्यूएट करोगे प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर के बेसिस पे, फिर मैनेज करोगे, उस पर कंट्रोल्स वगैरह लगा के जो भी करना है, जिस भी तरीके से रिस्क को मैनेज करने का 4-5 स्ट्रैटेजीज होगा जो फर्स्ट मॉड्यूल में ही आप सीखने वाले हैं। सो वॉट एवर बी द स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलो, पहले रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करेंगे, फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर्स के बेसिस पे, और फिर उसको मैनेज कर रहे होंगे, और फिर पीरियोडिकली मेजर करेंगे कि सब कुछ इन कंट्रोल है या नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दैट्स हाउ इट्स अ 4 स्टेप। लेकिन ये समझना इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस। चाहो तो यहां पे बुक में लिख के रख लेना या कॉपी में, रिस्क मैनेजमेंट is a cyclical continuous process. And not a one-time process. Are you with me? लिख के रख लो, रिस्क मैनेजमेंट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस एंड नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। तो बोला अपने लिए 4 स्टेप्स हैं रिस्क मैनेजमेंट में। फर्स्ट स्टेप इज असेसमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क को असेस करेंगे, फिर इवैल्यूएट करना है, मैनेज करना है, लास्ट में मेजर करना है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन विल स्टार्ट एट द बेस और द सरफेस लेवल, राइट एट द स्टार्ट। द प्रॉब्लम्स विल बी आइडेंटिफाइड। देखो रिस्क को असेस करना है, डायग्राम के साथ समझना, रिस्क को असेस करना है, इवैल्यूएट करना है, असेस एनालाइज, इवैल्यूएट करना है कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से मैनेज करना है, और फिर पीरियोडिकली मेजर करना है। ये करते टाइम बुक बोल रहा है 2 चीजों का ध्यान दीजिएगा, रिस्क का सोर्स क्या है और उसके वजह से प्रॉब्लम क्या है। दोनों में फर्क समझो, एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोर्स है। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड। द सोर्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द सिस्टम। अ प्रॉब्लम एट द सरफेस लेवल कुड बी अ थ्रेट और एक्सीडेंट। When any or both of the above are known beforehand, steps can be taken to deal with the same. देखो हमें या तो प्रॉब्लम पता हो ताकि उसके लिए कुछ कर सके,
या उसका सोर्स पता हो, तब उसके लिए खर्च कर सकते हैं। ना प्रॉब्लम पता है ना प्रॉब्लम का सोर्स पता है, तो एक्शंस लेंगे कहां से पहले से। तो यही बुक बोलना चाह रहा है कि अपने को अगर कोई भी रिस्क को पहले से मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए उसका प्रॉब्लम या प्रॉब्लम का सोर्स पता होना चाहिए। आइदर ऑफ द टू मस्ट बी अवेलेबल, ओनली देन वी कैन मैनेज इट। After the risk have been identified, then it must be assessed. It is done on the basis of likelihood and impact. देखो, likelihood into impact, that's how we are doing it. एक रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाएंगे और इंप्लीमेंट कर देंगे। ये सब लिख चुके हैं हम लोग कॉपी में। रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाएंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, सूटेबल कंट्रोल्स लगाएंगे ताकि रिस्क कम हो जाए, एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए। अ मोर चैलेंजिंग रिस्क इज द रिस्क दैट इज प्रेजेंट बट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ये इंपॉर्टेंट है, सुनना। बोला अगर बैंक में कोई ऐसा रिस्क है जिसको हम आइडेंटिफाई ही नहीं किए तो एनालाइज भी नहीं होगा, इवैल्यूएट भी नहीं होगा, मैनेज भी नहीं होगा, और फिर वो रिस्क बिजनेस के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो बोला डेंजरस है बिजनेस के लिए अगर कोई रिस्क हम आइडेंटिफाई ही नहीं किए। इसीलिए ऐसा बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट की दुनिया में हमेशा, दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिस्क मैनेजमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव। उसके लिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, बिकॉज इफ वी मिस आइडेंटिफाइंग सर्टेन रिस्क, if we miss identifying certain risks, then we will automatically not be able to analyze and assess the same also. Okay. Banks in the process of financial intermediation, they face various types of risks like credit risk, interest rate, foreign exchange, liquidity, equity, commodity price, equity price related, reputational, legal, बहुत सारे रिस्क हैं। ये बहुत सारे वर्ड्स हमने ऑलरेडी इनके बारे में सुना है, फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया है, बहुत सारे आगे आने भी वाले हैं ये सारे। These risks are highly interdependent, obviously आपस में interdependent, आपस में connected होते हैं। Are you getting all this? Thus banks should attach considerable importance to improving the ability to identify, measure, monitor and control the risks. ये बहुत सारे रिस्क हैं और उनसे भी ज्यादा हम लोग बोल रहे हैं ये रिस्क आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही रिस्क अलग अलग है, आइसोलेशन में है। ये रिस्क आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा फैलता चला जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रॉपरली रिस्क को आइडेंटिफाई, एनालाइज करें, मेजर करें, मैनेज करें, मॉनिटर करें इन सबको। ओके, लास्टली द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन शुड इनकम्पास, दिस इज अ एसक्यू फॉर अस। सो व्हाट इज एसक्यू? हमारे क्लासेस में ना जहां पे भी हमें कोई एक ऐसा टॉपिक मिलता है जहां से एक प्रॉपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है, सो हमारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह की हैबिट होती है कि पॉइंट्स के ऊपर वाला एक लाइन उठाएं और उससे एक क्वेश्चन बनाकर दे दें। सो व्हाट आर द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, और व्हाट आर द ब्रॉड पैरामीटर्स दैट द रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन शुड इनकम्पास। एज इट इज लाइन दे दिया, बस आगे व्हाट लगा दिया, नहीं ध्यान देंगे तो व्हाट लग जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझते टाइम खाली पॉइंट्स को नहीं पढ़ो, उस लाइन को भी पढ़ो। स्टूडेंट माइंड क्या होता है, जनरली खाली पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, ऊपर वाले लाइन पे ध्यान नहीं देते। इसीलिए ये लाइन के पास में हम एसक्यू लिख लेते हैं, एसक्यू यानी सेपरेट क्वेश्चन। तो हमें क्लिक करता है पढ़ते टाइम कि हाँ यहां से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उस लाइन को भी पढ़ते हो तो क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम ओरिएंटेड भी साथ साथ में समझ रहे हैं, तो हमारे को ये क्लियरली समझ में आ जाता है यहां से एक अलग क्वेश्चन आ सकता है, इसको अलग से हमारे को पढ़ना है। ओके, सो द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन शुड इनकम्पास, क्या क्या चीजें रिस्क मैनेजमेंट में कवर्ड होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपनी को किस तरह स्ट्रक्चर करना है ताकि रिस्क को सही सही तरीके से मैनेज किया जा सके। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, रिस्क को मैनेज करने का तरीका जो भी होगा हमारा, रिस्क को मेजर करने का जो भी तरीका होगा हमारा, रिस्क मेजरमेंट अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। उसमें कोई लैक्यूना हो, लैक्यूना यानी फॉल्ट हो, गलती हो, तो सब कुछ गड़बड़ होता चला जाएगा। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट अप्रोच होना, कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होना चाहिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेगा कि कंपनी में क्या क्या कैसे कैसे काम किया जाएगा फॉर रिस्क मैनेजमेंट। गाइडलाइंस होना चाहिए टू गवर्न रिस्क,
स्ट्रॉन्ग MIS रिपोर्टिंग होना चाहिए। तो MIS रिपोर्टिंग क्या होता है? अलग अलग टाइप के MIS इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और MIS रिपोर्ट्स बनते हैं। दो टेक्निकली इनिशियली MIS वाज अ सॉफ्टवेयर, आज के दिन में बड़ी बड़ी कंपनीज में MIS डिपार्टमेंट भी होता है। स्ट्रॉन्ग MIS रिपोर्टिंग यानी एक MIS सॉफ्टवेयर के थ्रू स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स बनने चाहिए कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिस्क को मैनेज करने से रिलेटेड। कंपनी में प्रोसीड्योर्स, कंट्रोल्स होना चाहिए रिस्क रिपोर्टिंग करने के लिए। हमने रिस्क मैनेजमेंट किया, कितने अच्छे से किया, ये रिपोर्टिंग भी होना चाहिए। जनरली रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट कर रहा होगा रिस्क मैनेजमेंट हेड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को, तो ये प्रॉपर रिस्क रिपोर्टिंग होना चाहिए। रिपोर्टिंग से अकाउंटेबिलिटी होता है, आंसरेबिलिटी होता है। मुझे रिपोर्ट करना होगा तो मुझे काम ठीक से करना है, तो वो रिपोर्टिंग होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट वाले को ही बोलते अच्छा ठीक है तुम थोड़ा सा ना रिस्क का भी ध्यान देना, अच्छा तुम ना थोड़ा सा रिस्क का भी ध्यान देना, अच्छा तुम ना थोड़ा सा रिस्क का भी ध्यान देना, ऐसा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का एक अलग पूरा डिपार्टमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए जो पूरा रिस्क मैनेजमेंट ओवरसी करेगा, अदर देन द ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स। पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट सही सही हुआ या नहीं हुआ, कहां प्रॉब्लम्स था, उसको इंप्रूवमेंट्स करेंगे, चेंजेस कर रहे होंगे। सो दिस इज द ब्रॉड एरियाज दैट शुड बी कवर्ड इन योर रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। देखो द एंटायर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी शुरू नहीं किया है, 1.1 से फर्स्ट पार्ट शुरू होगा। उसके पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शंस दिया है वहां हमने डिस्कस किया है व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी सीखे हैं, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी वगैरह के हम लोगों ने, एंड रिस्क को एनालाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोजर सीखा है, समझा है हम लोगों ने। एंड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन में क्या क्या चीजें कवर्ड होगी ये सीख रहे हैं हम लोग। देखो यहां तक क्लियर हो रहा है? अगर कोई डाउट्स होगा तो क्लैरिफाई करना है, नहीं तो वी विल मूव ऑन, ठीक है ना। थोड़ा सा और सीखेंगे अभी अपने लोग, फर्स्ट सेशन और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, वी विल मूव इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। सेकंड तक तो नहीं जाएंगे, फर्स्ट में है काफी कुछ अपने का डिस्कस करने का, बट विल मे बी एटलीस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, नॉट फिनिश मे बी, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट सेशन को बहुत ज्यादा हैवी नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, बट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। बट उसके पहले यहां तक में कोई डाउट है तो क्लैरिफाई करना प्लीज। 1 मिनट ले लो, चेक कर लो। Okay then, I hope you're comfortable and clear with the first parts. We now get into the next part of our discussions. So we move into the first part, that's concept of risk. Concept of risk के अंदर अपने obviously what is risk का मेन फोकस होगा। रिस्क से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स जो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने रिस्क का डेफिनेशन, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर, ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए सीधा इनिशियली रीड करने चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। रिस्क टेकिंग कम्स नेचुरली टू बैंक्स। Banks engage themselves in the process of financial intermediation by taking risk to earn more than what they pay to the depositors. समझना कि बैंक आपसे पैसा लेता है करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, और उस पैसे पे आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न कमा के देने का रिस्क लेता है एज कंपेयर टू जो आपको देना है। सो लेट्स से सेविंग्स पे आपको 7% या एफडी वगैरह पे आपको 7% दे रहा है, तो बैंक आपसे पैसा ले तो लेता है एट 7%, लेकिन बैंक के लिए ये रिस्क है कि हम उस पर 7% कमा भी पाएगा कि नहीं। ये कमाना बैंक के लिए एक जिम्मेदारी हो जाता है, चैलेंज बन जाता है। अ रिस्क इज एनी इवेंट, a risk is any event or injury that can cause damage to an institution's income and or reputation. There is a direct relationship between risk and reward, and the quest for profit maximization has given rise to accelerating the risk taking for enhancing rewards. Simple. आज के दिन में हर कोई रिवॉर्ड ज्यादा चाहता है, रिटर्न ज्यादा चाहता है, और ज्यादा रिटर्न के पीछे ज्यादा रिस्क लेता जा रहा है। Whatever be the type of risk, the impact is primarily financial. लॉस ऑफ इनकम भी हो सकता है, रेप्यूटेशन भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंपैक्ट उसका वैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ ही रहा होगा हर रिस्क के वजह से।
each bank needs to understand that risk is unavoidable, that risk is unavoidable. ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं होगा. The quantum of risk cannot be ascertained with certainty, cannot be ascertained with certainty. रिस्क है लेकिन एग्जैक्टली कितना रिस्क है फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, दैट कैन नॉट बी असर्टेन विद सर्टेनिटी. Whatever models have been developed, they are primarily based on observed occurrences and they assume that they will be repeated in the future. बोला हम रिस्क के लिए जितने भी मॉडल्स बनाते हैं वो सब इस बेसिस पे होता है कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ है तो ऐसा ऐसा होगा, पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा. So it is based upon past that we try to model, create a structure and predict the future. लेकिन obviously जैसा जैसा पास्ट में हुआ exactly वैसा वैसा फ्यूचर में होगा ये जरूरी तो नहीं है. So it is not necessary that the events that occurred in the past or the trends that occurred in the past will reoccur in the future in the same manner. Since risk cannot be eliminated, it has to be managed. अब आइडियली तो हम चाहते हैं रिस्क को पूरा हटा देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क हटेगा तो रिटर्न भी जीरो हो जाएगा, आरएफ जितना बचेगा, और हमें तो रिटर्न ज्यादा चाहिए. ह्यूमन नेचर है ना, आपसे पूछेंगे रिस्क कम चाहिए या ज्यादा, बोला सर किसको ज्यादा चाहिए होता है, कम ही अच्छा ना सर. आपसे पूछेंगे रिटर्न कम चाहिए या ज्यादा, सर पूछने का बात है कि सर ऑब्वियसली सर हायर द बेटर. तो रिस्क चाहिए लोअर द बेटर, रिटर्न चाहिए हायर द बेटर, लेकिन रिस्क कम करेंगे तो रिटर्न कम होगा, रिटर्न हाई करेंगे तो रिस्क भी हाई होगा. सो आइडियली ये रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना होगा, तो हम रिस्क को मैनेज करेंगे. मैनेज यानी उतना लेवल पे लेके आएंगे जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा, जो टॉलरेबल होगा. बैंकिंग इज इंटरमीडिएशन फॉर फंड्स. इंटरमीडिएशन मतलब इंटरमीडियरी, बीच वाला, इंटर लेवल से आप आए हैं ना, तो इंटरमीडिएशन. सो बैंक्स एक्ट एज एन इंटरमीडिएशन ऑफ फंड्स. आपसे पैसा लेता है और आप ही को वो पैसा देता है, पर आपसे जो पैसा लेता है उस पर आपको 7% देता है, और आपको जो पैसा देता है उस पर 10% आपसे लेता है और बीच का 3% कमा रहा होता है. दिस इज हाउ बैंक्स अर्न. सो बैंक्स डू एन इंटरमीडिएशन ऑफ फंड्स. इंटरमीडिएशन इन्वॉल्व्स रिस्क. टू मेक प्रॉफिट द अर्न अ स्प्रेड. स्प्रेड इज द गैप. सो बैंक आपको पैसा देता है, आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको लोन देता है एट लेट्स से 10%. बैंक आप में जब आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस डिपॉजिट पे बैंक आपको रिटर्न देता है लेट्स से 7%. तो ये 7 और 10 का जो गैप है 3%, ये बैंक कमा रहा होता है. दिस इज कॉल्ड स्प्रेड. There is a close relationship between risk and reward. Risks are of different types but have certain common characteristics. We'll be discussing them one by one. Okay. Financial risk has to be differentiated from loss. The risk is probabilistic and generic. Risk are events that are likely to happen. The uncertainty is about the timing and its impact. मतलब समझना, रिस्क वो है जो हो सकता है होगा, हमें लगता है होगा, कब होगा, उसका कितना इंपैक्ट होगा ये नहीं पता, बट रिस्क इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिस्टिकली, हमें जो लगता है कि होगा. ओके. There is always a chance element reflected in probability. Risks are ascertainable but not always quantifiable. मतलब सर रिस्क है ये समझ में आ जाएगा, लेकिन हमेशा उसको क्वांटिफाई कर पाए जरूरी नहीं है. क्वांटिफाई करने के लिए उसका प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर चाहिएगा, लेकिन रिस्क है ये समझ में आना इजी है, लेकिन रिस्क का प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर्स मेजर करना इजी नहीं होगा, बिकॉज दैट इज बेस्ड अपॉन अगेन पास्ट एंड दैट मे नॉट रिपीट इटसेल्फ इन द फ्यूचर.
The types of risk below are interrelated. They are collectively exhaustive but not mutually exclusive. मतलब वो मिला के मोरलेस इतना ही है, लेकिन इंडिविजुअली खाली एक एक को मैनेज करेंगे तो नहीं चलेगा. Are you with me? नेक्स्ट पेज में आओ. ओके, सुनना एंड समझना. New concepts like anticipate risk, prevent risk, monitor risk and mitigate risk has substituted the earlier concepts of inspect, detect and react. मतलब फर्क समझना. पहले रिस्क मैनेजमेंट वाज मोर रिएक्टिव इन नेचर इन द सेंस होने के बाद आप डिटेक्ट रिएक्ट कर रहे थे. नाउ रिस्क मैनेजमेंट इज मोर प्रोएक्टिव इन नेचर, जहां होने से पहले आप एंटीसिपेट करके प्रिवेंट करते हो ताकि वो हो ही नहीं. So risk management overall has changed, where earlier it was more reactive in nature, but now modern it has become more proactive. The emphasis is more on processes rather than on people. Risk is defined as any event hurting probability and or reputation due to several distinct sources. Given the importance of risk management, it is no wonder that it is today receiving scrutiny from the world's top banking regulators. Bank of International Settlement (BIS), the Federal Reserve of United States, the Bundesbank in Germany, the RBI have indicated their concern at the risk-taking activities of banks. See, banks, when they work as an institution, they obviously want to create returns, and when they try to create returns, they are taking a certain level of risk. Now, what is that level of risk that they are taking? सर सिंपल बैंक रिटर्न कमाने के लिए रिस्क तो ले रहा होता है. अब कितना रिटर्न रिस्क वो ले रहा है, क्या उतना रिस्क लेना सही है, वो रिस्क कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है सेंट्रल बैंक्स वगैरह के लिए, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज के लिए, क्योंकि बैंक्स के पास पब्लिक का पैसा है और बैंक अगर ज्यादा रिस्क लिया और डूबा, चाहे वो एसवीबी हो, सिलिकॉन वैली बैंक, चाहे वो लीमन ब्रदर्स हो 2008 या 2022, आपको जनरल नॉलेज थोड़ा पता होना चाहिए, ये सब मैं एग्जांपल्स देते रहूंगा जनरल नॉलेज के. तो एसवीबी इज अ रीसेंट बैंक crash that happened in 2023 where a Silicon Valley bank in US crashed because of it was not being able to meet its deposit liabilities. These regulatory bodies have expressed concern since not only the environment has become riskier, but a large amount of bank capital has been spread internationally seeking returns. देखो, now as a bank, आप पैसा इन्वेस्ट, आप जो लोन दे रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, बैंक्स भी अलग अलग कंट्रीज सिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो बैंक के लिए रिस्क बढ़ रहा है. सो बैंक ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करता है, रिस्क बढ़ रहा है बैंक के लिए. प्लस एनवायरमेंट भी रिस्कियर होता जा रहा है, इन सेंस देयर आर मोर फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, ऑल दैट इज अफेक्टिंग द बैंक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्सो. बैंक्स एक्सपोजर, इन बैंक्स का बात करें, टू एशियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कॉर्पोरेट्स इज एक्सट्रीमली हाई इन कंपैरिजन टू अर्लियर ईयर्स. The regulators are under considerable concern about the bank's ability to withstand these pressures. So, Asian countries में, Latin American countries में, it is a high risk area because वहाँ पे default underdeveloped and developing economies है. Underdeveloped and developing economies के अंदर हाई रिस्क हाई रिटर्न बहुत ज्यादा होता है, तो इट्स लाइक वेरी हाई रिस्क है लेकिन रिटर्न्स भी वेरी हाई आता है. सो वेरी हाई रिटर्न्स के चक्कर में बैंक्स का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट्स या उन्होंने इन एरियाज में ज्यादा करके डिपॉजिट्स कर दिया है, इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है. दैट इज अ रिस्क दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, कि पहले जितना इन बैंक्स वगैरह का, लेट्स से डेवलप्ड कंट्रीज के बैंक्स वगैरह का एक्सपोजर्स इन सच अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज पहले कम था, अब बढ़ता जा रहा है. सो दैट क्रिएट्स एडिशनल रिस्क फॉर दोज बैंक्स. एड टू दैट द वेल पब्लिसाइज्ड बैंक कोलैप्सेस जो हुआ है,
लॉसेस बिकॉज ऑफ फॉल्टी ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स जो हुए हैं पास्ट में. There are various such cases of financial frauds and financial collapses that have happened, and these are all indicators that more stronger controls over the banking sector are required. Organizations put tangible assets at risk to achieve their objectives. आपके पास जितने assets हैं, आप उन assets को एक risk पे लगा देते हो रिटर्न कमाने के चक्कर में. ऑब्वियसली द बिजनेस वांट्स टू अर्न अ रिटर्न, एंड टू अर्न अ रिटर्न यू पुट ऑल दोज एसेट्स ऑफ द बिजनेस एट स्टेक. Whether the organization is for profit, not for profit, the task of management is to manage these risks in an uncertain environment. बुक बोल रहा है रिस्क मैनेजमेंट इज अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंस फॉर एनी कंपनी. This expense is often a deterrent for smaller firms to not implement risk management. छोटे कंपनीज वगैरह के लिए कई बार ये खर्चा बहुत महंगा पड़ता है. That is why they're not able to put full-fledged risk management in place. The various benefits of risk management. SQ. The various benefits of risk management. सबसे नेक्स्ट SQR है अपने लिए. सो वी विल टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. अगर आप अच्छे से करते हैं तो फायदा क्या होगा, कुछ कुछ पॉइंट्स आएगा. वी हैव गॉट 6 पॉइंट्स हियर. ओके 10 मिनट पढ़ते हैं. दैट्स गोना बी द एंड ऑफ टुडे सेशन. ठीक है ना. ये 1.1 के साथ फिनिश करते हैं, आगे नहीं चाहेंगे. विल फिनिश 1.1 विद द 6 बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. नेक्स्ट है ऑब्वियसली 1.2 से शुरू करेंगे. मे बी ट्राई एंड रैप अप द एंटायर मॉड्यूल 1 ऑल्सो, चैप्टर 1 मतलब. सो ऑब्वियसली ना चैप्टर्स कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. ऑब्वियसली फर्स्ट सेशन था थोड़ा स्लो गए हैं हम लोग, बट नेक्स्ट सेशन तक डेफिनेटली विल टारगेट एंड रैप अप द एंटायर चैप्टर. बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं चैप्टर 1. जो दो लोग सोच रहे होंगे, सो नाउ यू विल गेट मोर कंफर्ट. हाँ नेक्स्ट क्लास तक एक चैप्टर खत्म भी हो जाएगा तो लगेगा अच्छा हाँ 8 चैप्टर है उसमें से एक खत्म भी हो गया अपना. फोरकास्ट प्रोबेबल इश्यूज. सो हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो आने वाले इश्यूज को भी पहले से फोरकास्ट कर पाते हैं. चेंजेस द कल्चर ऑफ द बिजनेस. लोगों का सोचने का देखने का नजरिया बदलता है. क्योंकि पहले तो क्या होता है, लोग रिस्क मैनेजमेंट जहां कंपनी में नहीं होता है, चीजें होने के बाद आप उसमें माथा लगाते हैं. अगर कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट है तो आप ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं, पहले से एंटीसिपेट करने का कोशिश करते हैं. Companies that focus on risk management tend to be more proactive as compared to other companies which are more reactive in nature. देखो, they do a what if analysis कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. That helps to them to become more proactive. एक सेंटेंस लिख के रखो वहां पे फोरकास्टिंग प्रोबेबल इश्यूज के लिए, फोरकास्ट प्रोबेबल इश्यूज के लिए. Through risk management, organizations anticipate the few issues that may arise in the future, anticipate the issues that may arise in the future, and this helps the business become more proactive instead of being reactive. And this helps the business become more proactive instead of being reactive. Instead of being reactive. Next,
avoiding catastrophic events. So now comes the questions of what is a catastrophe. So basically कोई भी वो रिस्क जिसके वजह से बहुत मेजर इंपैक्ट बिजनेस पे आ सकता है, जो पूरे बिजनेस को क्रैश करवा सकता है, अगर ऐसा कोई इवेंट इंपैक्ट आ रहा होगा आपके बिजनेस में, दैट्स कॉल्ड अ कैटास्ट्रोफे. So a catastrophe is basically a major event that has severe effects on the business. तो ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो आ सकते हैं, जो मेरे पूरे बिजनेस को बंद कर सकता है, मैं ऐसे इवेंट को पहले से एंटीसिपेट करके अवॉइड कर पाऊंगा थ्रू रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज आई वुड बी प्रोएक्टिव. लिखना, राइट अ सेंटेंस. थ्रू रिस्क मैनेजमेंट we would be able to anticipate catastrophic events. Through risk management, we would be able to anticipate catastrophic events. We would be able to anticipate catastrophic events and take measures to avoid them from occurring. And take measures to avoid them from occurring. Avoid them from occurring. Okay. Risk management prepares the companies for all kinds of shocks. They try to foresee the small shocks. They also try to focus on catastrophic events. They have a low probability, but if they do, they have a significant impact of company going bankrupt. देखो, कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी कम होगा, लेकिन अगर हुआ तो पूरा बिजनेस को बंद कर देने का उसमें कैपेबिलिटीज होगा, इतना सीवियर होगा वो अपने लिए. ऐसे ऐसे इवेंट को ब्लैक स्वॉन इवेंट्स बोलते हैं. ब्लैक स्वॉन. So these are called black swan events. You should know this. Mark it for more like, 1 mark MCQs for that. Black swan events. Next, enables growth. So ऐसा लोगों को लगता है कि सर रिस्क मैनेजमेंट का काम है गड़बड़ होने से रोकना, रिस्क को रोकना नहीं. रिस्क मैनेजमेंट यस, प्राइमरीली आपको लगेगा रिस्क को रोक रहा है, करेक्ट, बट एट द सेम टाइम वो हमारे लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई करेगा, जिसके वजह से बिजनेस को ग्रोथ का भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगा. सो इट विल इनेबल ग्रोथ फॉर द बिजनेस. Prima facie risk management sounds like a defensive activity. It is done to avoid losses, ऐसा लोगों को लगता है. However, during risk management, companies study their processes. When new products have to be launched, companies have a ready framework that helps them to avoid these risks. Risk management helps to expedite their growth. अंडरलाइन द रेलेवेंट वर्ड्स. एक सेंटेंस लिखना. थ्रू रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस Through risk management, organizations anticipate and take steps in advance. Through risk management, organizations anticipate and take steps in advance. And this helps them to capture opportunities in the future. This helps them to capture opportunities in the future. And thus creates growth. And thus creates growth
chances. फोर्थ, हेल्प्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन से लड़ने में भी मदद करेगा रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज हम जब रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होंगे हम कॉम्पिटिटिव होंगे, हम कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे जब कोई सिचुएशंस होगा, कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस अराइज होगा। लिखवाएगा, पहले रीड करना। हेल्प्स कंपनीज टू मिनिमाइज देयर लॉसेज एट क्रिटिकल टाइम्स। Companies that have risk management in place tend to minimize their loss. The competitiveness of such companies stays constant. It may improve also. During adverse events, companies with better risk management continue to stay afloat and have a lot of cash. This increases the competitiveness of the company. Okay, write a sentence. ये सब पॉइंट्स के बारे में एग्जाम में आपको 2 लाइन लिखना है. सम पीपल विल आस्क मी हाउ मच डू वी नीड टू रीड. सो यू नीड 6 पॉइंट्स, यू नीड द ब्लैक हेडिंग्स दैट आर देयर इन द बुक, हेडिंग जो दिया हुआ है, एंड यू नीड टू राइट 2 लाइन्स अबाउट दैट. 2 लाइन लिखने के लिए आपको बुक का 2 लाइन में अंडरलाइन करवा रहा हूं, 2 या 3 लाइन, और मैं 1 सेंटेंस अपना भी लिखवा रहा हूं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में. यू मर्ज दैट एंड यू राइट योर 2 to 3 लाइन्स, और अच्छा क्वालिटी आंसर आप लिख पाओगे, परफेक्ट मार्क्स स्कोर कर पाओगे. लिखना, हेल्प्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव के लिए. Through risk management, organizations can better respond to critical situations. Through risk management, organizations can better respond to critical situations. And this gives them a competitive advantage. This gives them a competitive advantage over other competitors in the market. Next, business process improvement. आई थिंक ये अभी तक आप समझ चुके होंगे कि सर जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं हम पहले से प्रॉब्लम्स को एंटीसिपेट करने का कोशिश करते हैं, हम बिजनेस के हर एक काम को, प्रोसेस को समझते हैं, एंटीसिपेट करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती है. इसके वजह से मेरा पूरा काम करने का प्रोसेस इंप्रूव होता है, जिसके वजह से ओवरऑल बिजनेस का बेहतर बेनिफिट होता है, ग्रोथ होता है. बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट. द डे टू डे प्रोसेसेस of risk management force companies to collect more information about their processes and operations. As a result, companies can identify the parts of the process which are inefficient or where there is a scope for improvement. तो हम जब बिजनेस के प्रोसेस को समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो हमें समझ में आ जाएगा बिजनेस में कहां कहां लैक्यूना है, फॉल्ट है, प्रॉब्लम्स है, और उसको हम इंप्रूव कर पाएंगे, जिसके वजह से हम ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे. लिखना, राइट अ सेंटेंस. ड्यूरिंग रिस्क मैनेजमेंट the business processes are analyzed. The business processes are analyzed during risk management. The business processes are analyzed. This provides insights. About the processes and the various areas in the processes where improvement is required.
This provides insights about the processes and the areas within the processes where improvements are required. Hence, through risk management, there is improvement in the business processes as well. There is improvement in the business processes as well. Okay, last point. Companies that have risk management processes in place have better control over their finances as opposed to other companies. They can create more efficient budgets wherein funds can be allocated to achieve the goals of the company in the most optimized manner possible. मतलब so आप FM में इंटर फाइनल लेवल्स पे सीखते हैं, समझते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिटल बजटिंग. एंड कैपिटल बजटिंग में हम ये सीखते हैं कि जब बिजनेस के पास लिमिटेड फंड्स है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करने से हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा. लेकिन अगर खाली रिटर्न को देख के पैसे को इन्वेस्ट किया तो आपको कोई प्रोजेक्ट होगा जो थोड़ा ज्यादा रिटर्न देगा लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा होगा. तो हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते टाइम प्रोजेक्ट्स का रिटर्न भी देखना है एंड प्रोजेक्ट्स का रिस्क भी देखना है. हमें इन्वेस्ट करते टाइम प्रोजेक्ट्स का रिटर्न भी देखना है एंड रिस्क भी देखना है. कोई प्रोजेक्ट हो सकता है थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे रहा हो लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूं. कोई प्रोजेक्ट हो सकता है थोड़ा कमती रिटर्न में बहुत सिग्निफिकेंटली लोअर रिस्क पे काम कर रहा हो. So through risk management, we analyze the risk of the projects as well, and hence we can do better budgeting, we can do better allocation of funds. वही पैसों को और सही तरीके से invest allocate हम कर पाते हैं. By doing risk management, we analyze the risk of various projects as well, and that is how better capital budgeting can also be done. लिखना, write a line. Through risk management, we analyze the risk of various projects. Through risk management, we analyze the risk of various projects. Full stop. This helps in better allocation of funds. This helps in better allocation of funds. This helps in better allocation of funds. As organizations have limited funds, and they can analyze the risk of the projects. And accordingly allocate the funds more efficiently. And accordingly allocate the funds more efficiently. And accordingly allocate the funds more efficiently. क्लियर हो रहा है? 6 पॉइंट्स. पहला अपने बोल रहे थे कि हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे ज्यादा करके. सेकेंडली हमने कहा कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स वगैरह को पहले से एंटिसिपेट करके रोक पाएंगे. बिजनेस के ग्रो करने का अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलेगा अपने लिए. कंपटीशन से आगे रह पाएंगे, लड़ पाएंगे बिकॉज हम बेहतर रिस्क मैनेजमेंट कर पा रहे होंगे. प्रोसेसेस को इंप्रूव कर पाएंगे थ्रू रिस्क मैनेजमेंट. फंड एलोकेशन ज्यादा बेहतर कर पा रहे होंगे. बोला रिस्क मैनेजमेंट में भले ही खर्चा लगता होगा, इन द शॉर्ट रन ऐसा लगेगा कि इट ओनली हैज कॉस्ट बट बेनिफिट्स आउटवे द कॉस्ट.
ऐसा शॉर्ट रन में लगेगा कि रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ खर्चा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली द बेनिफिट्स आर मच मोर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड. दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. देखो क्लियर हो रहा है क्या? व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट सीखा हम लोगों ने. ओके, just to understand what we have discussed thus far, so we went on to discuss with you initially what is risk, and बहुत time spend किया हमने what is risk के डायग्राम वगैरह के साथ समझा, उसके लिए थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी को समझा, उसको एनालाइज करने के लिए प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स को समझा, फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये सीखा, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें सेटअप करनी है, राइट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से लेके लास्ट में रिव्यू करने तक. बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सीखा, राइट फ्रॉम being able to proactively anticipate things till better fund management and capital budgeting. So ये इनिशियल पार्ट वैसे पेज वाइज हो सकता है आपको लगेगा बहुत ज्यादा नहीं किया है, बट फिर भी एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हमने बेसिक बिल्डअप किया है. I hope you've liked this session and I hope you are enjoying the subject, because this subject is fun filled, this is very interesting, this is relatable to the real life that we live in. So बहुत कुछ interesting, बहुत कुछ entertaining and enriching आगे के sessions में भी आने वाला है. हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको रिवाइज करके आना है ताकि नेक्स्ट सेशन में हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. आज के लिए इतना ही एवरीवन. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. एंड यूट्यूब वाले प्लीज डोंट फॉरगेट to press the bell icon so you're updated about the next video that comes up, and please don't forget to subscribe to the channel and share it with all your other CMA final students and friends so that they can also be benefited from such videos that we keep coming up with. Thank you so much for today.